चलिए ध्यान दीजिए, मैंने कल तक आपको बता दिया था एनसीईआरटी में, ये ग्राफ के बारे में बताया था ना, ठीक है, कि ई का फॉर्मूला क्या होता है। ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और भी का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन आर। सीधा सीधा है, अगर आप आर को डबल करते हैं तो ई कितना हो जाएगा 1/4, और आर को डबल करते हैं तो वी कितना हो जाएगा हाफ। ये 1/4 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। किसमें ज्यादा वेरिएशन होगा? ई में। अगर आप आर का वैल्यू हाफ लेते हैं, ठीक है ना, या हाफ कर देते हैं आर को, है ना, अगर हाफ कर देते हैं तो ई कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ई कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, लेकिन भी कितना होगा 2 टाइम्स। क्या समझ रहे हो? कौन ज्यादा वेरी कर रहा है? ई ज्यादा वेरी कर रहा है, आर के हिसाब से ई ज्यादा वेरी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं वेरिएशन भी आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो आप। जो भी की वैल्यू है 1 से पहले, अगर 1 से छोटे की बात करेंगे, देखो ध्यान से आप इधर, अगर स्मॉलर देन 1 की बात करेंगे तो स्मॉलर देन 1 में भी क्या है, आगे आगे जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन 1 के बाद देखिए ये वेरिएशन, ठीक है ना, किसमें ज्यादा वेरिएशन हो रहा है? ई में ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना, समझिएगा। ये देखो, ठीक है ना, जिन लोकेशंस को भी ने हाफ में फाइंड कर लिया था, ई को फाइंड करने में लगभग ज्यादा टाइम लगा, ये ज्यादा डिस्टेंस लगी, ठीक है ना। वही सिचुएशन है, 1 से बड़े की बात करेंगे तो वी कहां हो जाएगा? वी हो जाएगा मतलब ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। ई क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ई का जो डिप्रेशन है वो भी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो जो ई का डिप्रेशन है वो भी के कंपैरिजन में क्या होगा? कम, ठीक है ना। तो भी ज्यादा डिप्रेस होगा कब? 1 से कम में, और ई ज्यादा डिप्रेस होगा कम, ई ज्यादा डिप्रेस होगा कब? जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। आया समझ में? आर की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तो ई ज्यादा डिप्रेस होगा, भी कम डिप्रेस होगा, और आर की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो कौन ज्यादा डिप्रेस होगा? वी ज्यादा डिप्रेस होगा, और ई कम डिप्रेस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसका रीजन क्या है? ई और भी का फॉर्मूला, ई और भी का आर पे डिपेंडेंस। समझ में आ गया? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया? आर इंक्रीज होने पे ई डिक्रीज होगा, आर इंक्रीज होने पे भी डिक्रीज होगा। कौन ज्यादा डिक्रीज होगा? ई ज्यादा डिक्रीज होगा, और भी क्या होगा? कम डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये ज्यादा इंक्रीज होगा और ये कम इंक्रीज होगा। समझ में आया? वही ये दोनों वेरिएशन दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ के देखते हैं इसको, क्या लिखा है। इक्वेशन 2.8 इज ट्रू फॉर, दिखाई दे रहा सबको? और दिखा देते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है। देखो, इक्वेशन 2.8 इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ द चार्ज क्यू थ्रू वी कंसीडर्ड क्यू इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्यू अगर पॉजिटिव है, इन इट्स डेरिवेशन फॉर क्यू इज स्मॉलर देन 0, वी इज स्मॉलर देन 0। अगर क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव। मैंने बताया था पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल। जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको अपन पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं, जब चार्ज नेगेटिव होता है तो अपन उसको नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। आगे सुनो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing it from infinity to the point is negative. This is equivalent to saying that work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to the point P is positive. This is as it should be since for Q is smaller than 0. मतलब Q negative, the force on a unit positive test charge is attractive, so that the electrostatic force and the displacement from infinity to P are in the same direction. Finally, we note that is consistent with the choice that potential at infinity be 0. Figure shows that how the electrostatic potential inversely proportional to R and the electrostatic field inversely proportional to the R square varies with R. आगे समझ में? मैंने बता दिया आपको कि E किस पर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, और भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दोनों का एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है ना, वेरी करेगा। R स्क्वायर है तो ज्यादा एलिवेशन होगा, ज्यादा डिप्रेशन होगा। आर है तो कंपैरेटिवली कम एलिवेशन और कंपैरेटिवली कम क्या? डिप्रेशन। आया समझ में? तो 1 से पहले और 1 से बाद की सिचुएशन पे अलग अलग अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझो, ये भी बताया गया ना कि जो
पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर और एक्सटर्नल फोर्स अंदर, दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। वहीं कहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आऊं, क्या लेके आऊं, नेगेटिव चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अंदर, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए वर्क का अमाउंट चेंज हो जाएगा। एक बार देखो, जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसी तरफ, फोर्स भी लग रहा है इसी तरफ, दोनों हो गए पैरेलल, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और डिस्प्लेस कर रहे हैं अंदर की तरफ, थीटा 180, वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन की वजह से, चार्ज के नेचर की वजह से वर्क डन का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल का साइन भी क्या होगा, चेंज। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। चलिए कुछ प्रॉब्लम है आपके सामने दिख रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻⁷। चलो देखो यार, चार्ज की वैल्यू दी है कितनी, 4 × 10⁻⁷, और क्या दिया है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, x का वैल्यू है 9 × 10⁻² मीटर। अब आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, KQ/X। K कितना है, 9 × 10⁻⁹, Q कितना है, 4 × 10⁻⁷, और x कितना है, 9 × 10⁻²। 9 कट जाएगा, -2 करेंगे तो -5 बचेगा, 9 - 5 होता है 4, तो 4 × 10⁴ वोल्ट, इसी को आप लिख सकते हैं 40,000 वोल्ट। ये आ गया भैया, इतना पोटेंशियल होगा, समझ में आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/X, K मालूम था, Q मालूम था, X मालूम था, पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि एग्जाम्पल आपको खुद कोशिश करनी चाहिए, है ना, अब मेरे से मत पूछना। चलिए टॉपिक क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो, एक एंड पे -Q, दूसरे एंड पे +Q। तो डाइपोल की वजह से अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो दो पोटेंशियल आएंगे, एक ड्यू टू द -Q, दूसरा क्या आएगा, ड्यू टू द +Q। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कौन सा वाला एडिशन होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, चलो समझो क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। As we learned in the last chapter, an electric dipole consists of two charges. समझ रहे हैं ना, consist of two charges and Q and -Q separated by a small distance 2a. चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो डेफिनेशन है वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये चीज आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब अपन रिवीजन करते हैं ना, बुक पलटाते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना, समझिए। एज वी लर्नड इन द लास्ट चैप्टर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस Q and -Q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a. That distance is very small, 2a is very small. Its total charge is 0. क्लियर है, -Q + Q कितना होता है, 0. It is the characterized by a dipole moment vector P. ठीक है ना, और अपन ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहचानने के लिए डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a, और इसकी डायरेक्शन कहां होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कहां होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कहां से कहां तक, -Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ। आगे समझो, मैग्नीट्यूड इज Q × 2a एंड विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम -Q to +Q, इसको भी ध्यान रखना। वी ऑल्सो सॉ दैट the electric field of a dipole at a point with position vector r depends not just on the magnitude r but also on the angle between r and p. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या, the electric field of a dipole at a point with position vector r depends not just on the magnitude of r but also on the angle between r and p. आपको याद है, ये डाइपोल है, ये कोई P पॉइंट है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि R कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये जो R है डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनाता है। मालूम है आपको, एक्सियल में कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो कितना होता था फील्ड, बताओ, 2kp/r³। इक्वेटोरियल में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो कितना होता था फील्ड, बोलो, kp/r³। दोनों केस में R चेंज नहीं हुआ,
लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो गई, इधर पे 2kp है और इधर पे क्या है kp। क्यों? किसकी वजह से? इस एंगल की वजह से। एक्सियल में ये 0 होता है तो 2kp अपॉन आर क्यूब हो गई, और इक्वेटोरियल में ये 90 होता है तो kp अपॉन आर क्यूब हो गई। आया समझ में? ये याद रखिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे? आर पे डिपेंड नहीं करती है, आर के साथ साथ आर और पी के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है ना? चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे नोटिस करिए। इसलिए तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना बहुत। देखिए यहीं से मल्टीपल चॉइस बन जाए। अब कोई पूछ ले आपसे कि डज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स अपॉन द आर ओनली, है ना, आर एंड पी ओनली, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बिटवीन आर एंड द एंगल बिटवीन आर एंड पी, तो आपके लिए आंसर देना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना? आगे समझो। फर्दर the field falls off at large distance not as 1 upon r square typical of field due to a single charge but as 1 upon r cube। ये भी ऑप्शन में आता है कई बार कि the electric field intensity due to the electric dipole depends upon 1 upon r cube, 1 upon r square, 1 upon r square। अब देखिए 1 upon r cube कई बार अपने दिमाग में क्या जाता है, फील्ड मतलब kq by r square। ठीक है ना? अपन r cube को नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए भी याद रखिएगा। चलिए आगे समझिए। We now determine the electric potential due to a dipole and contrast it with the potential due to a single charge. As before, we take the origin at the center of the dipole. Now we know that the electric field obeys the superposition principle. Since potential is related to the work done by the field, electrostatic potential also allows the superposition principle. Thus, the potential due to the dipole is the sum of the potentials due to the charges q and minus q। मैंने बोला ना पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए टोटल पोटेंशियल क्या कहलाएगा? माइनस क्यू वाला पोटेंशियल प्लस क्यू वाला पोटेंशियल। समझ गए बात को? 1/4 q by r1 minus q by क्या? r2, where r1 and r2 are the distances of the point p फ्रॉम Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? ये डेरिवेशन है, मैं आपको बता चुका हूं पहले डेरिवेशन, इसलिए बहुत ध्यान मत रखिए। चलिए आगे बढ़िए। वो तो हो गया। चलिए इसके बाद आपने देखा होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं KP cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए पोटेंशियल तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं कि K तो ठीक है, और P cos थीटा को मैं लिख सकता हूं वेक्टर P डॉट आर कैप। क्या लिख सकता हूं? वेक्टर P डॉट आर कैप, क्योंकि पोटेंशियल की डायरेक्शन कहां होती है? वर्क डन की मतलब सॉरी पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है ना? ऐसा समझो, तो पोटेंशियल तो स्केलर है, मतलब ये समझो जो पोटेंशियल मेजर किया हमने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ है उसके हिसाब से किया। मतलब ये जो पहले कहानी थी, जो डाइपोल था वो कहां डायरेक्टेड था? आर कैप पे डायरेक्टेड था। ठीक है ना? इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं KP cos थीटा को K वेक्टर P डॉट आर कैप। बात में A डॉट B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मॉडुलस P मॉडुलस R cos थीटा, और ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? 1। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट आर कैप अपॉन क्या? आर स्क्वायर। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पे क्या शो कर दिया? स्केलर प्रोडक्ट। तो आप KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, KP डॉट अपॉन क्या? आर कैप, KP डॉट आर कैप अपॉन कितना? आर स्क्वायर। समझ में आया? वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। Equation is as indicated approximately true only for distances large compared to the size of the dipole, so that higher order terms in A upon R are negligible। बात समझिएगा, ये जो फॉर्मूला बना है ये उस केस में मैंने सॉल्व किया था जब A का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिनमें आर वाकई में ए से बहुत बड़ा नहीं था, दोनों इफेक्टिव थे, ए भी इफेक्टिव था और आर भी इफेक्टिव था। ठीक है ना? तो अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉर्मूला ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला? फिर आप कहां गया वो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाला भी? इसमें नहीं है, मैंने डेरिवेशन में कराया था जिस समय, तो उस समय R1 स्क्वायर ही कुछ वैल्यू आई थी ना, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर वो इफेक्टिव नहीं है, हालांकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको यूज करूंगा। ठीक है ना? तो आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझिएगा। फॉर अ पॉइंट डाइपोल P एट द ओरिजिन इज हाउएवर एग्जैक्ट फ्रॉम इक्वेशन potential on the dipole axis theta equal to 0 pi is given by V is equals to plus minus KP upon क्या? R square। मैंने बताया ना भाई KP upon क्या? R square। अब अगर देख रहे हैं इधर पे, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, मतलब एक्सियल पोजीशन है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो एक्सियल में कितना आएगा? KP
KP अपॉन कितना R स्क्वायर। लेकिन वहीं कहीं इक्वेटोरियल की बात हो तो इक्वेटोरियल में थीटा कितना होता है 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। मैंने आपसे बोला भी था घर से डेरिवेशन करके भेजने के लिए, कुछ लोगों ने किया भी है, अच्छी बात है और सही भी किया है। आगे समझो, द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंटिंग features of electric potential of a dipole for that due to a single charge are clear from equations. The potential due to a dipole depends not just on R but on the angle between the position vector R and the dipole moment vector P. ये सबसे पहले आपको याद रखने वाली चीज है कि डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ R पर डिपेंड नहीं करता है, वो R के साथ साथ उनके R और P के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। इट इज हाउएवर एक्सियली सिमेट्रिक अबाउट P, दैट इज इफ यू रोटेट द पोजीशन वेक्टर R अबाउट P कीपिंग थीटा फिक्स्ड, द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू P ऑन द कोन सो जनरेटेड विल हैव द सेम पोटेंशियल एज एट P। अगर अपन थीटा को वेरी ना कराएं, अब पूरा उसको रोटेट भी करा देना, कोन भी बन जाए ना, तब भी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा केस, the electric dipole potential falls off at large distance as 1 upon R square, not as 1 upon R. Characteristic of the potential due to a single charge, you can refer to the figure graphs of 1 upon R square versus R and 1 upon R versus क्या R, ठीक है, ड्रॉन देयर इन द क्या अनदर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अपन इसके बाद ना है पोटेंशियल की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से और 1 अपॉन R के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या कहीं पे गिवन एनसीईआरटी में। ठीक है ना, आगे समझो, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक का पता है आपको KQ बाई R, दो का अगर मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे है तो KQ बाई R1, अगर R2 डिस्टेंस पे KQ बाई R2, तीसरा R3 डिस्टेंस पे KQ बाई R3, सबका सम क्या होगा KQ बाई R1 प्लस KQ बाई R2 प्लस KQ बाई क्या R3। ये कहलाएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे देखो ना यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 वगैरह वगैरह, और सब अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं, तो अलग अलग डिस्टेंसेस आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सबका सम कर देंगे। आगे समझिए, where R2P and R3P are the distances of P from charges Q2 and Q3 respectively, and so on for the potential due to the other charges. By the superposition principle, the potential V at P due to the total charge configuration is the algebraic sum of the potentials due to the individual charges. वो वही है ना कि सबका जितने भी पोटेंशियल्स आएंगे हर चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उनका अपन सम कर देंगे, वही कहलाएगा टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ये फिर आपका एक क्वेश्चन आ गया, टू चार्जेस 3 into 10⁻⁸ and -2 into 10⁻⁸ are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ठीक है यार, एक ऐसा लोकेशन बताना है जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या हो 0 हो। देखो ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, समझिएगा। पहली सिचुएशन क्या है, पहला Q1 पहला V1, देखो यार क्या आएगा K Q1 अपॉन क्या R1। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, जितनी भी है जाने दो, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। V2 क्या आएगा बोलो, K Q2 अपॉन क्या R2। अब बात ये हो रही है ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या हो 0। चलिए P पॉइंट पे ये टोटल 15 सेंटीमीटर है, मान लो पहले वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस x है, तो दूसरे वाले से क्या होगी 15 माइनस x। पहले वाले से डिस्टेंस कितनी है x, तो दूसरे वाले से कितनी होगी 15 माइनस x। चलो आप लगाओ फॉर्मूला, टोटल V टोटल ले लो, उस पॉइंट पे कितना आएगा V टोटल V1 प्लस V2, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसा है नेगेटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, दोनों में कॉमन क्या है K। ठीक है ना, चलो आगे देखो, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 into 10⁻⁸ अपॉन R1 कितना है बताओ x, प्लस V2 कितना है Q2 कितना है -2 into 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना है 15 माइनस x। टोटल पोटेंशियल कितना है बोलो 0। P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना मानना है 0। चलो देखो अब K तो 0 होगा नहीं, अब 0 क्या होगा 3 into 10⁻⁸ अपॉन x इक्वल 2 into 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस x। अगर ये टोटल 0 है इसका मतलब है ये क्वांटिटी 0 है, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। चलो ट्रांसपोज कर दो, 45 इक्वल 5x, 5 9 जा 45, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। पहले वाले चार्ज 3 into 10⁻⁸ कूलाम से 9 सेंटीमीटर दूर वो पॉइंट होगा जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इस लोकेशन पे जाके टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो आगे देखो। तो ये यार सुपरपोजिशन का एग्जांपल हो गया है ना। सुपरपोजिशन मतलब उन सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का टोटल क्या, सम। आया समझ में? आगे देखो। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको याद भी होगा। आगे देखिए, ये एग्जांपल भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट आए हमको मैसेज करिएगा, ठीक है ना? सिंपल एकदम। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हालांकि आपको बता चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें देखिए क्या लिखा है, an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. इसको आप अंडरलाइन करिए। an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. किसी भी चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा, उस फील्ड का वो पर्टिकुलर रीजन जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फिक्स होगा, सेम होगा, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे समझो। फॉर अ सिंगल चार्ज Q द पोटेंशियल इज गिवन बाय ये तो अपन को मालूम है KQ बाई R लिखा है। दिस शोज दैट V इज अ कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट। ये क्या कहना चाहता है, अगर R कांस्टेंट है तो V भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ये इशारा कर रहा है, अगर सोर्स चार्ज Q है तो Q से R डिस्टेंस पे हर तरफ, R डिस्टेंस पे हर तरफ, दसों तरफ, अगर अपन सिर्फ R डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर लें तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। समझ रहे हैं बात हो कि नहीं समझ रहे हैं? ये क्या कहना चाहता है, इसमें लिखा है कि जो फॉर्मूला है ना पोटेंशियल का KQ बाई R, ये बताना चाहता है अगर R कांस्टेंट है तो V भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम ढूंढ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसने क्या दे दिया अपन को कि अगर आप किसी सोर्स चार्ज Q के दसों तरफ पूरे स्पेस में सिर्फ और सिर्फ R डिस्टेंस पे, सेंटर से ओरिजिन से R डिस्टेंस पे हर तरफ एक एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए R डिस्टेंस पे, और उन पॉइंट्स पे लोकस ड्रॉ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है, R पे। अगर R कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आया समझ में? आगे ध्यान दीजिए, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। V इज कांस्टेंट इफ R इज क्या, कांस्टेंट। भी कांस्टेंट रहेगा अगर R क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको फाइंड करने के लिए R पे फोकस करना पड़ेगा। आगे समझो। 10 इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज are concentric spherical surfaces centered at the charge. Now the electric field lines for a single charge Q are the radial lines starting from and ending at the charge. ठीक है ना, समझिएगा। Now the electric field lines over a single charge Q are radial lines, ठीक है ना, starting from और ending at the charge, ठीक है ना। किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियल लाइंस होती हैं, जो या तो चार्ज से स्टार्ट होती हैं या फिर चार्ज पे एंड होती हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से स्टार्ट होती हैं, अगर चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज पे एंड होती हैं। आगे समझो। Clearly the electric field at every point is normal to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात को समझो, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये था सोर्स चार्ज, फील्ड लाइन निकलेंगी। अब आप समझो, ये जब सर्कल है तो जो रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। पढ़ा है ना अपन ने मैथ में, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का बनना है एनसीईआरटी की पहली लाइन के हिसाब से, और फील्ड लाइन इस तरीके से जाती हैं, तो ऑब्वियसली फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए आगे बात करते हैं। पासिंग टू द पॉइंट, दिस इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस होती हैं। मैंने आपको एक दूसरा रीजन ही बताया था, dv इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dr। अब यार dv मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल। हम घूम रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं मतलब डीवी की वैल्यू क्या है, 0। और ई डॉट डी आर,
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। आगे समझो, दोनों तरीकों से जान लिया अपन ने। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। The proof of the statement is simple. If the field were not normal to the equipotential surface, it would have non-zero. ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। इसका non-zero कंपोनेंट होगा सरफेस पे, जिससे क्या होगा, चार्ज जैसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। वैसा हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे समझो, to move a unit test charge against the direction of the component of the electric field, work would have to be done. But this is contradiction to the definition of an equipotential surface. There is no potential difference between any two points on the surface, and no work is required to move a test charge on the surface. बात समझिए, वर्क रिक्वायर क्यों नहीं है? हमको मालूम है dv is equals to होता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। आप घूम रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मतलब पोटेंशियल में चेंज क्या है, 0, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आप बताओ वर्क क्या होगा, 0। मतलब कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में घूमने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। आया समझ में? ठीक है ना, चलो आगे समझो। दो चीजें हो गई, एक तो फील्ड में परपेंडिकुलर होती हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। आगे समझो, the electric field must therefore be normal to the equipotential surface at every point. Equipotential surfaces offer an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines around a charge configuration. आगे समझिए, फिगर क्या बताता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेट्स हैं ये किसको शो करती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को शो करती हैं। ठीक है ना, आगे समझो, ये देखिए, सम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। ये डाइपोल के लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये समझ लो कि दो एंड्स, जैसे वो डंबल टाइप का होता ना, ये दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड से अपन क्या करें, एक सरफेस ड्रॉ कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। चलो आगे देखो, अब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये हालांकि मैं आपको डराइव कर चुका हूं, ठीक है, बाकी पढ़ के बता देता हूं, बाकी बातें अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझो क्या लिखा है, कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी। ये ऊपर वाला एक कोई सरफेस है बी और नीचे वाला क्या है, ए, और दोनों के बीच में हाइट कितनी है, डेल्टा एल, विद पोटेंशियल वैल्यूज v एंड v प्लस डेल्टा v। ग्राउंड वाले का पोटेंशियल v है और ऊपर वाले का क्या है, v प्लस डेल्टा v है। Where delta V is the change in the V in the direction of the electric field E. Let P be a point on the surface B. Delta L is the perpendicular distance of the surface A from P. Imagine that a unit positive charge is moved along this perpendicular from the surface B to surface A against the electric field. The work done in this process is E into E upon क्या, delta L. This work equals the potential difference VA minus VB. Thus E upon delta L is equals to delta V। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, E into delta L is equals to कितना, डेल्टा V। तो इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। सिंपल है यार, देखो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज। वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल इनटू कितना, चार्ज, पोटेंशियल इनटू कितना, चार्ज। आज बात समझ में। अब आगे ध्यान दे लीजिएगा, इसमें क्या होता है, पहले जब ग्राउंड में थे उसका पोटेंशियल भी था, हमने डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो पोटेंशियल कितना हो गया, v प्लस डी बी। कितना चेंज हो गया पोटेंशियल में, डेल्टा भी चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, डेल्टा भी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, हमको इस हाइट तक पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को लेके, ई इंटू डेल्टा एल। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ई क्या है, यूनिट चार्ज पे फोर्स है। क्या है, यूनिट चार्ज पे फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा, फील्ड इनटू लेंथ। ये वर्क डन होगा कितना, फील्ड इनटू लेंथ। ये मतलब वर्क डन कितना, ये आ गया कितना, पोटेंशियल आ गया। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, तो ई इक्वल टू कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ। मतलब कि अगर आप डेल्टा एल सेपरेशन तक जाते हो तो पोटेंशियल डेल्टा भी राइज हो जाएगा। और ये आपके पास रिलेशन आ गया, इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एल। यहां तक आप पढ़ के रखिए, बाकी सारी चीजें अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, थोड़ी भी कोई दिक्कत आए, आपको डाउट आए, आप मैसेज करिएगा। ठीक है ना, क्या है, इसमें से मैक्सिमम चीजें अपन पढ़ा चुके हैं, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी एनसीईआरटी रीड करो और कोई भी छोटी से छोटी चीज छूट ना जाए, कोई भी ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस आपको ना मिले जो आपको परेशान कर दे। ठीक है ना, इसको रीड करते रहिए, जो भी डाउट है मैसेज करिए। ठीक है।